है रविवार। रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। हम इसमें किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो साथी हमारे बीच रहते हैं, हमारे संघर्षों में रहते हैं, बहुजन के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हम उनके व्यक्तिगत जीवन में कभी झाँक कर देखते हैं। आज हमारे साथ हैं जम्मू आनंद, हॉकर फेडरेशन के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और खास करके आज का दिन है 23 मार्च। 23 मार्च मतलब भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु का शहादत दिवस। और आज ही के दिन जन्म हुआ था एक समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। एक बहुत ही सुखद अनुभूति का दिन है, तो वहीं एक हमारे देश के लिए गर्व और गरिमा का प्रतीक है, एक शहीद के शहादत का दिवस है। तो इन लोगों को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि, क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए हम बात शुरू करेंगे जम्मू आनंद जी से। जम्मू आनंद जी, हम चाहेंगे शुरुआती दिनों में आपका ये प्रारंभिक जीवन आपका क्या था, प्रारंभिक शिक्षा आपकी क्या थी, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? सबसे पहले तो मैं बहुजन चैनल जो है उसका स्वागत करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आपने चुना। मेरा व्यक्तिमत्व इतना बड़ा भी नहीं बन पाया अभी तक कि मैं आपके इसमें व्यक्तिमत्व के श्रृंखला में आऊं। इसके बावजूद आपने बुलाया। विशेष करके साथी सुनीलम जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे मेरे जो पिताजी थे वो आंध्र प्रदेश के थे। एक गांव आंध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम, जो विजयनगरम के पास, वो पहली पीढ़ी के ग्रेजुएट थे उस गांव के, या हमारे पूरे रिश्तेदारों के। उनको रेलवे में नौकरी मिली थी और उस समय नाइनपुर में जो था कि उनकी पोस्टिंग हुई, जो इस वक्त चंद्रपुर जिले का हिस्सा है। और नाइनपुर से फिर नागपुर में उनकी पोस्टिंग हो गई। टेक्निकली जिसको कहेंगे, तांत्रिक रूप से मेरी पैदाइश मेरे माँ के गांव में हुई, जो पार्वतीपुरम से 1 घंटे के अंतराल में। गांव का नाम है वीरघट्टाम, ये गांव का नाम। तो अभी भी जैसे डिलीवरी के लिए मायके जाते हैं, तो बस टेक्निकली मैं पैदाइश मेरी आंध्रा की है। उम्र के शायद 2 महीने से मैं महाराष्ट्र में नागपुर में स्थायी हो गया हूँ। इसके लिए मैं महाराष्ट्रियन हूँ। रेलवे कॉलोनी में रहे हैं और रेलवे में उस समय में मराठी भाषिक नहीं के बराबर होते थे। फर्स्ट जनरेशन रेलवे में बंगाल से जो लोग हुआ करते थे, दक्षिण भारत से ज़्यादा हुआ करते थे, पंजाब से भी हुआ करते थे, उत्तर भारत से भी रेलवे में थे। तो रेलवे कॉलोनी में नागपुर होने के बावजूद माहौल पूरा गैर मराठी था। भाषा लोग हिंदी ही बोलते थे। रेलवे कॉलोनी में एक स्कूल हुआ करता था जो आज भी है। उस कॉलोनी का नाम है मोती बाग। जनरली मेरे ख्याल से मोती बाग, अधिकांश शहरों के रेलवे कॉलोनी का नाम मोती बाग ही है। वहाँ भोला स्कूल एक था, तो वहाँ मैं 4वीं तक पढ़ा और 5वीं से मैं एक मिशनरी स्कूल शहर में, सेंट जॉन, उसकी शाखाएं हर शहर में दिखती है मुझे, वहाँ मैं 10वीं तक पढ़ा और 10वीं तक मैं हिंदी में ही पढ़ा। उसके बाद एक स्कूल कॉलेज था सिंधु महाविद्यालय, उत्तर नागपुर के इलाके में, वहाँ मैं ग्रेजुएशन किया। वहाँ फिर थोड़ी इंग्लिश में ग्रेजुएशन हुआ, कॉमर्स में। 1900 करीब 87 की बात है। मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा, मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का मैं प्राथमिक सभासद बना। एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी, उनका कोई बैकग्राउंड न राजनीतिक रहा
ना कोई उस प्रकार से वैचारिक रहा, एक सामान्य घर में वो पैदा हुए थे। लेकिन रेलवे में आने के बाद वो रेलवे की यूनियन से जुड़ गए, और ऐसे जुड़ गए कि वो मतलब एक हिसाब से कर्मठ कार्यकर्ता बन गए, और फिर रेलवे के यूनियन के धीरे धीरे वो नेता बन गए। और तो मोतीबाग जो था वो एक परिसर था रेल कर्मचारियों के यूनियन का, संघर्ष का। और 74 का भी जो स्ट्राइक हुआ उसमें पिताजी थे, उसमें मीसा में अंदर भी हुए थे। तो एक समझ लीजिए कि और उस जमाने के बड़े नेता थे जो ब्रिटिश काल में ही उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे नेता थे रामलिंगम रेड्डी नागपुर के, जिनको हम RL रेड्डी के नाम से जानते हैं। वो बाद में वहाँ के नगर सेवक भी बने, कम्युनिस्ट पार्टी से बने वो। तो एक बैकग्राउंड जो है मुझे परिवेश में भी आंदोलन का मिला, मजदूरों के संघर्ष का मिला। और घर में पिताजी तो एक प्रकार से नौकरी में रहने के बावजूद रेल यूनियन के फुल टाइमर समान ही काम करते थे, जो सुबह निकलते थे तो रात को ही आते थे। तो कहीं ना कहीं उस परिवेश से मैं छात्र आंदोलन में आया। जी जम्मू जी, अभी हम लोग जरा सा शुरू में चले हैं। ये आपके जम्मू आनंद नाम का नामकरण कैसे हुआ, और स्कूल में एडमिशन जरा सा अगर आप बताएंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपका एडमिशन कैसे हुआ स्कूल में, उसकी क्या प्रोसेसिंग थी? देखिए, मैंने जैसा कहा कि वो रेलवे कॉलोनी में ही स्कूल था, तो उस समय रेल कर्मचारियों के लगभग सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो वहीं से करते थे। वहाँ 10वीं तक था, 10वीं भी वहीं से लोग अधिकांश करते थे। वैसे मैं आंध्रा का हूँ, तो हमारे इसमें सरनेम आगे लगता है या पीछे लगता मैं नहीं जानता, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मेरा जो नाम है वो नाम मेरा आनंद है। महाराष्ट्र में पिताजी का नाम बीच में लगता है, तो मेरे पिताजी का नाम नारायण राव, और सरनेम मेरा जम्मू है। तो स्कूलों में जे का मतलब जम्मू है ये किसी को नहीं पता था। अटेंडेंट जो होता था जे आनंद। जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो जे खुल गया, तो लोगों की सहूलियत आनंद जम्मू के बदले जम्मू आनंद बोलना शायद लोगों के लिए ज्यादा सहूलियत का था। अगर उसको हम स्वरों के इसमें देखें, आनंद जम्मू आनंद, ये ज्यादा लयबद्ध था, तो लोग जम्मू आनंद से बुलाने लगे, और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं था, किसी नाम से बुला लो मुझे, क्योंकि उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। तो नाम मेरा आनंद है, जम्मू मेरा सरनेम है, और लोगों की नजरों में मैं जम्मू आनंद हूँ। ये आपका एडमिशन कराने के लिए स्कूल में कौन गया, कैसे हुआ, वो उस समय की अगर कोई स्मृतियां हो आपके साथ के, उस समय के सहपाठी, उस समय के अध्यापकों को आप याद करना चाहें? अब मेरा जो 79 में मैं मान के चलिए 10वीं पास हुआ, तो उससे 10 साल अगर पीछे कर दे तो 69, मैं 64 में पैदा हुआ, 6 जून 1964, 64 में मैं पैदा हुआ। और पिताजी लेके गए होंगे, और क्या, क्योंकि माँ की ये बड़ा रोचक है। मेरी जो माँ है, उनको ना हिंदी बोलना आता था, ना कोई और भाषा बोलना आता था, उन्हें सिर्फ तेलुगु बोलना आता था, तेलुगु के सिवा कुछ नहीं बोलना आता था। तो पिताजी ही लेके गए, एडमिशन के लिए गए होंगे, मैं भी तो छोटा था, मुझे उतना याद नहीं है। और रोचक बात इसमें यह है कि पिताजी रेलवे में यूनियन में थे, तो कई मजदूर आना जाना करते थे, तो माँ अकेली, उसको हिंदी नहीं आती, ना मराठी आती, कोई भाषा नहीं आती। पिताजी क्या करते थे, कागज में 2-3 वाक्य लिख के चले जाते थे। तो पहला ये था कि तो नारायण राव बाबू है क्या, यही पूछेंगे लोग, तो उसको तेलुगु में लिख देते थे। तो उत्तर ये होता था कि नहीं है, या ऑफिस गए हैं, या यूनियन ऑफिस में होंगे। तो ये 4 वाक्य जो है वो तेलुगु में वो लिख के उनको एक पर्ची माँ को दे देते थे, और माँ उस पर्ची का इस्तेमाल करती थी संवाद साधने के लिए। बाकी उसको कोई भाषा आती नहीं थी।
तो स्कूल के मतलब चौथी तक ही पढ़ा था। एक तो उसमें एक घोष मैडम थी, एक रायकुमार मैडम थी, एक फ्रांसिस मैडम थी, ऐसे ही कुछ नाम मुझे याद है, क्योंकि 10वीं तक अगर पढ़ता उस स्कूल में तो काफी। लेकिन उस स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जानते थे, क्योंकि कॉलोनी में ही था, और पिताजी और काफी जो रेल कर्मचारियों को वहाँ के शिक्षक नाम से भी जानते थे। पिताजी को तो इसलिए भी जानते थे कि वो स्कूल में आना जाना भी करते रहे हैं। और एक अच्छी बात थी कि जो मेरे साथ जो पढ़ती थी वो वहीं 10वीं तक पढ़ी, और बाद में उसी स्कूल में टीचर बनी, और मुख्याध्यापिका बनकर वो फिर 2 साल पहले ही रिटायर हुई। तो आज भी कई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जिनके नाम मुझे थोड़े बहुत याद है। जी। तो एक अमूमन हम देखते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में प्रारंभिक शिक्षक हों, दोस्त हों, पुस्तकें हों, ये सब ये बहुत ही प्रेरक काम करती हैं। तो क्या आपके याद में भी कुछ है ऐसी किताबें, ऐसे कोई अध्यापक जो आपकी प्रेरणा स्रोत बने हों? देखो, मैं किताब पढ़कर तो आंदोलन में नहीं आया। एक तो मेरे आजू बाजू का परिवेश, एक दिन पिताजी, अच्छा बाद में पिताजी यूनियन करते करते कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी बन गए। अब रेलवे में है तो उस नाम से तो नहीं बन सकते थे, लेकिन किसी और नाम से बन गए। एक दिन मेरे को बोले उन्होंने कि भाई ठीक है, तुम कॉलेज वॉलेज जा रहे हो, लेकिन कभी एक आधी मीटिंग वूटिंग भी जाके देखो। तो एक मीटिंग बड़ी थी, उस समय धनवटे रंग मंदिर हुआ करता था नागपुर के झांसी रानी चौक पर, सुनील हम जानते होंगे। और वो एक प्रकार से आंदोलनकारियों का अड्डा था झांसी रानी चौक पर। अभी तो बड़ी इमारत से बन गई वहां पर। तो उस हॉल में एक पार्टी का बड़ा कोई मीटिंग था, तो मैं गया। वहां एक कार्यकर्ता मेरे से शायद 3-4 साल उम्र में बड़ा, वो कुछ तोरण बांध रहा था। तो उन्होंने कहा यार जरा ये रस्सी पकड़ो, तो मैंने पकड़ लिया। बस वो जो पकड़ा मैंने रस्सी, तो आंदोलन की रस्सी पकड़ लिया मैंने। वो फिर परिचय हुआ तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का बड़ा नेता था, उनका नाम था खालिद परवेज। वो भी रेलवे कॉलोनी से ही थे, उनके पिताजी रेलवे में ही थे। तो कड़वी चौक हुआ करता था, जहां बस से उतरकर रेलवे कॉलोनी के अंदर पैदल चले, तो पहला ही मकान जो था वो उनका था, खालिद का। तो खालिद जो है वो मेरा एक प्रकार से आंदोलन में, एएसएफ में, या वो जुनून मेरे इसमें निर्माण करने का वो पहला मेरा क्रांतिकारी साथी, जिसने मुझे ट्रेनिंग दी कहो या ट्रेंड कह दी कहो, या मुझ में छात्र आंदोलन का एक नशा जगाने में अगर किसी ने निर्णायक काम किया तो वो खालिद था। और मैं भी रेलवे में था, तो बड़ी मजा आती थी कि खालिद के पास साइकिल थी, तो हम दोनों साइकिल से ही घूमते थे। तो खालिद ने मुझे किताब से तो मैं नहीं आया, मैं सहकारियों के मतलब स्नेह से कहो या उनके साथ रहकर उनके पीछे पीछे चलते हुए उस रंग में मैं ढल गया। ये उसके बाद तो आपने अपना लंबी उच्च शिक्षा आपने ग्रहण किया। हम चाहें कि भगत सिंह से आपका कब परिचय हुआ और कैसे परिचय हुआ? मतलब एएसएफ के काल में हुआ, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भगत सिंह की शहादत दिवस जो है वो बड़े उत्साह से हर साल उस समय मनाती थी, हम लोग भी मनाते रहे। फिर भगत सिंह को थोड़ा हमने पढ़े, और चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए हुए थे, तो भगत सिंह बहुत स्वाभाविक रूप से
परिचय हुआ है। मतलब उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ, आपने और ये उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा आपने देखिए, कहाँ से ऐसा करी? था कि इसमें मैं पहली बार मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत मतलब मैंने इसको कन्फेस किया है, लेकिन इस प्रकार के सोशल मीडिया में मैं आज पहली बार कन्फेस करूंगा। शहादत दिवस भी है। अब हुआ ये कि जो मेंटर्स होते हैं ना, आप अगर मेंटर्स के इसमें प्रभावित हो जाए तो मेंटर्स की जो आदत हो, उनका प्रभाव, उनका सोच, उनका काम करने का तौर तरीका, उनके सोचने का तरीका, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक कार्यकर्ता का जो एक ग्रूमिंग अवस्था में, तो खालिद सब कुछ था, काफी मिलिटेंट था और काफी मतलब जिसको कहते हैं कि स्पार्किंग था। लेकिन खालिद बहुत ज्यादा किताबी जिसको कहते हैं कि पढ़ने वालों में से नहीं था। मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म जिसको कहते हैं, वो उसमें उसके प्रति उसका बहुत आकर्षण नहीं था। वो यही कहता था क्या करेंगे यार डिग्री का, क्या करेंगे इस कागज का। तो वो उसका परिणाम मुझ पर बहुत ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक जिसको कहते हैं। तो ऐसा किताब के प्रति या ज्ञान मतलब पढ़ना, क्वालिफिकेशन बढ़ाना, इसके प्रति मैं उस जमाने से ही उदासीन हो गया, किताबों के प्रति या क्वालिफिकेशन के प्रति। लेकिन वैचारिकता के प्रति एक भूख मेरी बनी रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद मैं बड़ा, जो होता है ना पीजी कर लो फिर कहीं पीएचडी कर लो, इसके प्रति मेरे दिमाग में कुछ बात ही नहीं आई। और मैं बहुत जल्दी खालिद के प्रभाव में आके ये तय कर लिया था कि भाई मैं अपन आजीवन अब यही काम करेंगे, नौकरी करना नहीं है। अब जब नौकरी दिमाग से निकल गया तो क्वालिफिकेशन अपने आप में दिमाग से खत्म हो। सो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं कि छात्र आंदोलन के जीवन में, छात्र होने उस अवस्था में कुछ बहुत क्वालिफाइड होना और बहुत मेरिट में आना और अच्छा स्टूडेंट बनना और टीचर के नजरों में रहना, किताबों के बीच में रहना, परंतु रहना, ये सब से मैं मतलब अपने आप को दूर कर लिया, और उसका बहुत नुकसान बाद में हुआ। आज अच्छा जम्मू अगर भाई, मैं डॉक्टर मेरे नाम के सामने लग जाता तो बहुत ज्यादा फायदा भी मुझे होता। लेकिन ठीक है, पार्टी के अंदर आने के बाद, पार्टी क्लासेस में आने के बाद कहीं ना कहीं मैंने एक चीज को जिसको कहते हैं ना पकड़ लेना, मैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे ज्यादा जोर दे दिया। मैं किसी भी घटना को वो तिथि वगैरह वगैरह में नहीं जाता हूं, मैं उसका एक जो भाव है उसको ज्यादा मैंने आत्मसात करते चले गया। इसलिए उसका फायदा मुझे बहुत हुआ कि उससे मेरी एक समझ का मतलब स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, वो बेहतर मेरे बन पाई बनस्पत की किताबी जो है उसका आकर्षण। तो मैंने बहुत क्वालिफिकेशन वगैरह बढ़ाया नहीं, एडमिशन बहुत जगह ली, लेकिन पेपर देने के एक दिन पहले अगर कोई छात्रों का मसला आ गया तो मैं एग्जाम देता नहीं था और उनके आंदोलन में चले जाता था। पिताजी बहुत कोशिश करते रहे, डांटते रहे कि तुम लॉ करो। अच्छा जम्मू जी, वो तो दौर था कि उस समय छात्र आंदोलन भी अपने स्वभाव पर था, और खास करके उस समय 3 धाराएं चल रही थी। एक तो वामपंथी धारा थी, और एक राष्ट्रवादी धारा थी, विद्यार्थी परिषद जिसमें हुआ करता था, और एक समाजवादी धारा थी जिसमें लोग खास करके लोहिया से, राम मनोहर लोहिया से लोग बहुत प्रभावित थी उस समय के नौजवान। तो आपको को इन तीनों धाराओं का आपको अनुभव मिला होगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं आपकी स्मृतियों में? ये बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र और खास करके जब नागपुर यूनिवर्सिटी की जब बात करता हूँ, तो हम लोगों के इलाकों में 3 धाराएं छात्र आंदोलन में बड़ी मजबूत थी। एक तो कांग्रेस से संबंधित जो छात्र संगठन थी एनएसयूआई,
दूसरा वामपंथी विचारों में एआईएसएफ का बहुत दबदबा रहा। एसएफआई भी हुआ करती थी, लेकिन एआईएसएफ बड़ी मजबूत संगठन थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और तीसरा था कि एबीवीपी थी। तो इसलिए मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जहाँ तक सवाल है, उसमें ये तीन धाराओं का ज्यादा बोलबाला रहा या उपस्थिति रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई एआईएसएफ जिस प्रगतिशील समावेशी विचारधारा को मानने वाली संगठन थी, वो उसमें वो सारी, हाँ एक और चौथी धारा थी अम्बेडकरी आंदोलन का जो स्टूडेंट्स विंग था, रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये इसकी उपस्थिति। ऐसे चार, मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये चार धाराएं बड़ी मौजूद वहाँ थी, सशक्त थी। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो फिर एनएसयूआई का ही हम लोग के इसमें दबदबा रहा, और थोड़ा सा फिर रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का रहा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस से उन्हीं के यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स जीत के आते थे। तो यही मैं कहना, नागपुर के थे, बहुत बड़े नेता थे, और आप जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो संगठित क्षेत्र के अंदर भी आप जा सकते थे, और एक ट्रेड यूनियनों का जो एक अपना साम्राज्य है उसका भी आप हिस्सा बन सकते थे। तो आपने ये जो असंगठित क्षेत्र में काम करेंगे, ये सोच करके हुआ या संयोगवश सब होता चला गया? नहीं, देखिए, एक तो मैंने जैसा कहा कि जब मैं एआईएसएफ में आया, और उस समय का एआईएसएफ बहुत मिलिटेंट हुआ करता था, हर रोज कुछ ना कुछ मसले को लेकर। मैं तो शुरुआत मेरी 3 ही महीने में इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर, आज मैं उसका समर्थन नहीं करना चाहूँगा, उस समय के वाइस चांसलर थे फौजी थे कदम, और उस कुछ 5-10 रुपए का कुछ फी राइज हो गया था। हम 8-10-12 लड़के होंगे, हम लोग जाके यूनिवर्सिटी के चेंबर में घुसकर वाइस चांसलर का पूरा कमरा तोड़ डाले थे, पूरा, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से तोड़ दिए। और वहां बैठे हुए थे 3 और प्राध्यापक, मुझे 2 के तो नाम याद है। एक थे डॉक्टर पीएल भंडारकर, और दूसरे थे डॉक्टर कौल। भंडारकर बाद में वाइस चांसलर बने, और कौल ये भंडारा जिले में जेएम पटेल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और ऐसे मैनेजमेंट काउंसिल में होते थे। उनको भी हम लोगों ने मार दिए थे, और बहुत खतरनाक ढंग से तोड़ ताड़ करके, और मुश्किल से 3 ही महीने हुए थे, और दूसरे दिन अखबारों में बहुत आया ये वो। कुछ दिन और बीत गए, फिर और कोई मसला आ गया, फिर ये हुआ। और 1988 में यूनिवर्सिटी कैप्चर हुआ, हमारा यूनिवर्सिटी बाकायदा कैप्चर किया। नहीं, 87 में, मैं 84 में एआईएसएफ में आया, 87 में यूनिवर्सिटी कैप्चर हुई बाकायदा। 9 बजे सुबह हम लोग घुसे अंदर से ताले लगा दिए, सब कुछ। हम वाइस चांसलर के चेयर में रहे, हमारा एक साथी रजिस्ट्रार के चेयर में रहा। और उस समय था जब नागपुर के अंदर विधानसभा चल रही थी, और बाप रे बाप, रात 9 बजे वो छूटा मामला, तो यूनिवर्सिटी कैप्चर हुआ, बीबीसी में न्यूज़ आ गई। और फिर कुछ ऐसी भी घटनाएं हो गई जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मतलब एक के बाद एक मर्डर्स भी हो गए, और अखबार काफ़ी लिखने लगा। उस अवस्था से बाहर एआईएसएफ को निकालने में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका रही है, और एआईएसएफ को कॉलेजेस के अंदर, खास करके टीचिंग कम्युनिटी में, एआईएसएफ को एक सकारात्मक रूप से स्थापित करने में काफ़ी ये हुआ। तो वो जो मिलिटेंट मूवमेंट से एक दिमाग में ये बैठ गया था कि अब तो हमको होल टाइमर ही बनना है, और होल टाइमर बनना है। देखिए, एक तो ये था कि कॉमरेड वर्धन नागपुर से थे, और वर्धन जी जहाँ से काम करते थे, एआईएसएफ का ऑफिस वहीं से हुआ करता था।
तो बर्धन कॉमरेड की लोकप्रियता इतनी थी समाज में, हर तबका उनको बड़े जानता था, इज्जत से ये करता था। तो हम कॉमरेड बर्धन को काम करते हुए मैंने नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला। वो काम ये था कि जहां पर भी संभव हो सके वहां तुम पहुंचो, ये मत देखो कि तुम्हारा संगठन है या वहां नहीं है, इसकी भी चिंता मत करो कि मीटिंगों में पहले फैसला हुआ या नहीं हुआ। आपको अगर लगता है वहां अन्याय हो गया है और आप वहां पर अपनी आवाज दे सकते हो, तो 4 साथी को लेके पहुंच जाओ। ये जो ओरिएंटेशन जो है, ये ओरिएंटेशन जो मिला, उसने दिमाग में अपने आप उस बीज को बो दिया कि आपको अब सब कुछ छोड़ के होल टाइमर ही रहना है, होल टाइमर बन जाना है, नौकरी फिक्री सब दिमाग से निकल गई। मैं बता रहा हूं कि उस समय मतलब क्या, वो रेलवे में तो आसान था बहुत, उस जमाने में नौकरी मिलना। 2 बार कॉल आए, मेरा छोटा भाई भी था, दोनों बार मैं घर से निकल जाता था छोड़ के, चिट्ठी लिख के छोड़ के मैं निकल जाता था कि कहीं बाहर चले गया, और एग्जाम हो गई तो दूसरे दिन घर आ जाता था। इट वॉज सो डिटरमाइंड। मैंने मेरे छोटे भाई को कहा था कि भाई ये नौकरी वोकरी घर वगैरह जरा तुम संभाल लेना यार, मैं तो ये सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो एक जुनूनी मानसिकता का मैं शिकार रहा, और होश संभाल कर ही मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। और इसीलिए जब मैं यूनियन बनाया, नागपुर महानगर पालिका में लाल झंडे की यूनियन, पहली यूनियन अगर बन सकी वो हमने बनाई थी 2002 में। लेकिन उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैंने कहा कि यार अपनी ताकत, अपनी आवाज किनको दें। जिन्हें वेतन आयोग मिल रहा था, मैंने कहा मैं उनके लिए पहले नहीं लड़ूंगा। वहां जो रोजंदारी कर्मचारी थे, मैंने जब बातचीत किया, मैं यार कितने साल से काम कर रहे, किसने का 17 साल से काम कर रहे, किसने का 18 साल से काम कर रहा है। तो एक बात तय थी, अगर मैं जिंदगी दे रहा हूं तो मैं उनके लिए ज्यादा लड़ूंगा जिनकी आवाज और जिनके सवाल ज्यादा गंभीर है। तो वो मेरे जहन में ही था कि आखिर हम किसके लिए, जो दबे कुचले होंगे उनके लिए। इसलिए मैं फिर असंगठित कामगार या कंट्राटी कामगार जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, उन्हीं के बीच में अपने आप को मैंने जोड़ दिया। पिछले 20-22 सालों से जिनकी यूनियन कर रहा हूँ, वो सफाई कामगार है, वो ठेका कामगार है, वो पानी में हो या घन कचरा विभाग में हो, और कोविड में तो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ वर्कर्स की यूनियनाइज किया। पूरे देश में बाहर भी लोग कहते हैं कि बने बने यूनियन तो कोविड में कुछ बार काम कर रहे थे, लेकिन एक नई यूनियन उस समय लोगों को संगठित करके यूनियन बनाना, ये नागपुर के महानगर पालिका में हम कर पाए। और 11:30-12 बजे घर से निकल जाता था, उस समय लॉकडाउन सब कुछ था। लेकिन अखबार में जब छपा कि वो हेल्थ स्टाफ को मास्क तक नहीं दिया गया है, तो मैंने कहा कि मैं इनको संगठित करता हूँ। उन लोगों के बीच में जाता था उस जमाने में भी। तो मैं अपनी बैठक ही थी कि अपनी आवाज किसके लिए। जी, तो आप इंडियन फेडरेशन से आप जुड़े, और उसके बाद पार्टी से आप कब जुड़े, सीपीआई से? पार्टी से तो देखिए ये मतलब बहुत कम अवधि में ही जुड़ गया, 1 साल में ही जुड़ गया। मेरे ख्याल से 83 के इसमें एएसएफ में है, या शायद पार्टी में 84 में ही मेंबरशिप ले ली। और फिर पार्टी क्लास वगैरह, एक तो अच्छी बात है कि आज भी पार्टी क्लास जो है वो आज भी चल रहा है। पहले 3 दिन का था, उसमें बैठे, फिर 10 दिन का था, उसमें बैठे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में, नहीं मुजफ्फरनगर, वहाँ पार्टी का सेंट्रल क्लास हुआ करता था। हिंदी भाषियों का उधर होता था, और इंग्लिश भाषियों का शायद अजय भवन में ही होता था। बाद में अब मैं सुनता हूँ कि शायद वो हैदराबाद या चेन्नई में होता है। तो मैं पार्टी क्लास वगैरह में गया था, पार्टी में जल्दी आ गया था, बहुत समय लगा नहीं। हम अक्सर देख रहे हैं कि इस समय जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में वामपंथियों का जब से थोड़ी सी कमजोरी आई है,
तो पूरी पूरी भारतीय राजनीति उससे प्रभावित हुई है। और उसमें खास करके ये जो ये कहा जाता है कि ये जो समाजवादी आंदोलन है, और खास करके लोहिया की भी आज जयंती है, तो उनको भी याद करना चाहेंगे इसमें। और खास करके ये जो समाजवादी आंदोलन है और वामपंथी आंदोलन भी तो समाजवादी आंदोलन ही है। वैज्ञानिक समाजवाद है, और यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, राष्ट्रवादी समाजवाद है, राष्ट्रीय समाजवाद है, गांधीवादी समाजवाद है। समाजवाद के तो तमाम रूप बन गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे समाजवादी धारा अगर एक साथ इकट्ठा होकर के उस समय से ही अगर काम किए होते तो आज भी विकल्प दूसरा बनता? आपने बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया। इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक, साम्यवादी आंदोलन में अगर फूट नहीं पड़ती और समाजवादी और साम्यवादी ये दोनों धारा, राजनीतिक धारा एक साथ उस जमाने से अगर होते तो आज बीजेपी आज जिस अवतार में है, ये अवतार में शायद कभी नहीं आती। आरएसएस और बीजेपी का जो प्रभाव, अब तो मैं ये कहता हूं कि भाई अब तो भारतीय राजनीति तो राइट विंग हो गई है, मतलब उस दिशा में निकल पड़ी है। अगर देश में कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट नहीं पड़ता और देश में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों अगर उस जमाने से एक साथ मतभेदों के साथ भी एक साथ अगर रहते, अलायंस में रहते, तो ये चित्र जो आज देश का है, यकीनन इससे देश को बचा लिया जा सकता था। इसमें मैं किसी प्रकार की तात्विक बहस ही नहीं करना चाहता। जी जम्मू जी, अगर का तो दौर अब खत्म हो गया, अब तो केवल मगर और मगर है। तो इस मगर में आज की तारीख में भी जिस तरीके से दक्षिणपंथी ताकतें एकजुट होकर के और सारे उसकी धाराएं एकजुट होकर के अपना ये नियमित प्रयास कर रही हैं और अपना ये लगातार शक्तिवर्धन करती जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में फिर वो चीज आ सकती है कि सारे समाजवादी धारा इकट्ठा होकर के एक विकल्प देने की कोशिश करें? देखिए, आज का जो वर्तमान दौर है उसमें सिर्फ समाजवादी या कम्युनिस्ट इकट्ठे होकर तक सीमित नहीं है। आज के दौर में तो एक व्यापक जिसको कहते हैं कि प्लेटफॉर्म, जिसमें बुनियादी तौर पर जनतंत्र की बात हो, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात हो, जिसमें संविधान की बात हो, और जिसमें ऐसी आर्थिक नीतियां हो जो इस देश के अंदर खास करके सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको वापस खड़ा करने का एक नीति, व्यापक नीति बने। ऐसा मोटा मोटी कुछ मुद्दे पे एक जगह आए, जिसको मैं कहता हूं कि ये सिर्फ समाजवादी और कम्युनिस्टों तक मर्यादित नहीं है। ये एक रेनबो कोलिशन जिसको कहते हैं, उस प्रकार का एक कोलिशन को मैं समझता हूं। और जो कुछ हद तक एक इंडिया अलायंस के रूप में वो उभरा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के लिए उभरा था। मैं समझता हूं कि वही एक रास्ता आज है कि वो तमाम फोर्सेस जिनका जनवाद पे, जिनका संविधान पे, जिनका लोकतंत्र पे, जिनका धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास है, उनको एक जगह आने चाहिए। ये बात सही है कि ये रेनबो कोलिशन जिसकी बात कर रहा हूं, ये तब तक टिका रह सकता है, या इसके टिके रहने की जो शर्त होगी वो शर्त है कि इसमें जो समाजवादी और जो साम्यवादी है, इनकी भूमिका निर्णायक होगी। ये चाहेंगे तो ये अलायंस टिक सकेगा, ये नहीं चाहेंगे तो ये अलायंस नहीं टिक सकता। अच्छा जम्मू जी, हम देखते हैं कि इस बीच ये जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रख करके जो एक अलायंस इंडिया का अलायंस बना है,
उसमें भी तो इसको एकजुट करने का, इसको ताकत देने का काम तो ये जो तथाकथित कांग्रेस है या समाजवादी लोग ही, उसके भी पृष्ठभूमि में हमको पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी हालत में जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस में भी क्या उस तरीके से जो जिजीविषा वहां है उसमें और इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? ये आखिर क्यों विकल्प नहीं दे पा रहा है? और वो विकल्प अपने तमाम अंदरूनी झगड़ों के बावजूद, वैचारिक वो मतभेदों के बावजूद वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। नहीं, इसमें एक बहुत मतलब वैचारिक बदलाव जिसको कहते हैं कि देखिए, जो एक आंदोलन एंटी कांग्रेसिज्म से खड़ा हुआ था और उस एंटी कांग्रेसिज्म का जो मुख्य जिसको कहते हैं कि पिलर, नींव, तो समाजवादी थे। लेकिन 1974 से लेकर 2014, तो कितने साल हो गए, ये जो एंटी कांग्रेसिज्म के पूरी अवधारणा से बाहर निकले, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है। क्योंकि कम्युनिस्ट कांग्रेस से संघर्ष भी किए, कांग्रेस का सबसे ज्यादा अत्याचार अगर सहना पड़ा तो कम्युनिस्टों पे पड़ा, क्योंकि वो एक बड़ी धारा थी। पहली सरकार अगर डिसमिस हुई तो कम्युनिस्टों की हुई। लेकिन वो एंटी कांग्रेसिज्म उनका वो आधार नहीं था। तो इसके लिए कम्युनिस्टों के लिए बहुत दिक्कत नहीं थी कि बदलते परिवेश में कांग्रेस के साथ भी अलायंस हो सकता है, तो वो कोई कम्युनिस्टों के लिए दिक्कत नहीं थी। लेकिन समाजवादियों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का मसला था कि कैसे हम एक ऐसे अलायंस के हिस्से बन सकते हैं कि जिसमें कांग्रेस भी हो। तो मुझे लगता है कि समाजवादियों में एंटी कांग्रेसिज्म से बाहर निकलना ये ज़्यादा बड़ा मुझे एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगती है बनस्पत की वामपंथियों का कम्युनिस्टों कांग्रेस के साथ अलायंस होना। वो तो रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारतीय राजनीति में अगर फासीवाद का मुकाबला करना हो, भारतीय राजनीति में अगर सांप्रदायिकता का मुकाबला करना हो, भारतीय राजनीति को इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों ने जिस तरीके से निर्णायक हुए हैं, इसको अगर पलटना हो, इसमें कांग्रेस भी कांग्रेस एक बड़ी उसकी भूमिका है। इसको स्वीकार करना तात्विक तरीके से ये बड़ी डेवलपमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके हमको परिणाम दिख रहे हैं। और खास करके लोकसभा के चुनाव में जिस 400 पार को रोकने का और 400 पार तो मतलब ये हुआ कि 303 भी वो बचा नहीं पाए, 283 भी बचा नहीं पाए, 272 भी ला नहीं पाए, 240 में अगर रोक सकें तो इसका मुख्य कारण ये है कि समाजवादियों के मतलब सोच में एंटी कांग्रेसिज्म को उन्होंने जो त्यागा और फिर उस अलायंस में समाजवादी और साम्यवादी दोनों रहे हैं, यही वो मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में 400 पार को रोक पाना और 240 में लाने में वो निर्णायक शक्ति जी जम्मू बात बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो जब उसके नेता ये खुद कहते हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि वही 50% कांग्रेस के जो लोग हैं वो स्लीपर सेल बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो स्पेसिफिक कहते हैं और जाके वो गुजरात में कहते हैं। अब सवाल ये है कि उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है मैं कांग्रेस को कभी एक मोनोलिथिक पार्टी नहीं माना। कांग्रेस एक प्रवाह है जिसमें कई गुट एक साथ काम करते हैं और उसमें 3 धाराएं हर समय रही है। जो मजबूत धारा है
और कांग्रेस के बाहर जो धारा है, इनके बीच की यूनिटी कांग्रेस की दिशा को तय करती है। इसके लिए कॉमरेड डांगे ने उस जमाने में कहा था कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी, ये इस पे बहुत निर्भर करता है कि कांग्रेस के बाहर जो है कि कौन सी धारा मजबूत है। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अगर ये मजबूत है तो कांग्रेस की जो ओरिएंटेशन होगी वो लेफ्ट, सेंटर ऑफ द लेफ्ट होगी। अगर कांग्रेस के बाहर देश की राजनीति में अगर लेफ्ट और सोशलिस्ट ये कमजोर हो जाएंगे तो कांग्रेस जो है राइट ऑफ द सेंटर हो जाएगी। और ये अंडरस्टैंडिंग कॉमरेड डांगे का भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इतना सटीक रहा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो विभिन्न तत्वों के बीच का जो टकराहट है, उस टकराहट में जब ये मतलब जैसे कम्युनिस्ट कमजोर हो गए राजनीति में, समाजवादी भी जब कमजोर हुए और 1990 में जब नई आर्थिक नीति जब आई तो कांग्रेस के अंदर का जो राइट विंग है वो ड्राइवर सीट में आ गया। मतलब कांग्रेस को अगर लेफ्ट ऑफ द सेंटर रखना हो तो फिर राजनीति में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मोनोलिथिक पार्टी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए इमरजेंसी पे काफी बहस कर लीजिए, लेकिन अगर इस देश के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ है, बैंकों का हो और अन्य उद्योगों का हुआ है, अगर रजवाड़ों के पेंशन खत्म हुए हैं तो ये भी उसकी उपलब्धि है। और अभी अघोषित अगर इमरजेंसी चल रही है तो यहां क्योंकि सरकार राइट विंग की है और राजनीति में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कमजोर है, तो प्राइवेटाइजेशन धड़ल्ले से चल रही है और देश का संसाधन धड़ल्ले से इस देश के दो पूंजीपतियों के हवाले कर देना संभव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं और उसी का परिणाम है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ने दो आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक और राजनीति को भी, समावेशी राजनीति को 90 के बाद कमजोर होना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन एक तरफ चुनौती बनी तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता चुनौती बनी, मंदिर और मस्जिद का मसला। तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ और दूसरा आंदोलन को हुआ, यानी कम्युनिस्टों को भी हुआ, क्योंकि लोग भूखे रहना पसंद करते थे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना पसंद करते थे और ईंटें लेके जाना जो है उनकी प्राथमिक कर्तव्य बन गया था। तो सांप्रदायिकता का राजनीति जम्मू जी समय बहुत कम, इस वक्त हिंदुत्व की सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। वो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू है। इसलिए जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, उसकी अवचेतना में हिंदू या हिंदू आइडेंटिटी जो दबी थी, उसको मुख्य पहचान में बदलने में जो पिछले 60 साल आरएसएस ने प्रयत्न किया, उसमें उसको सफलता मिली। और आज हिंदुत्व की पालखी जो है वो उच्च वर्णीय नहीं ढो रहा है, वो अगर कोई ढो रहा है वो बहुजन समाज ढो रहा है। और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, जो इस कलर में राजनीति को समझना चाहते हैं ना, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो ओबीसी है, अमित शाह भी ओबीसी है। तो ओबीसी यानी बहुजन समाज की कंधों पर देश का हिंदुत्व, देश का फासीवाद राज कर रहा है या वो बढ़ रहा है। तो ये हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई को हम कैसे लड़ेंगे और ये कैसे हम हिंदुओं को समझा पाएंगे कि आरएसएस ये हिंदुओं की हित की बात नहीं करती है। आरएसएस एकमात्र ऐसी संगठन है
जो सबसे ज्यादा हिंदुओं की अहित की बात करने वाली, उस विचारधारा को मानने वाली वो संगठन है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 1990 में जिस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते को अपनाया गया, मैं समझता हूं कि खुलकर ये कहने की बात है कि वो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से उसका क्रिटिकल एनालिसिस होने की जरूरत है। और इस देश के अंदर जो विषमता है, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, ये 2 मुद्दे इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। तो मतलब हिंदुत्व उधर और इधर हमारे दैनंदिन जीवन के जो संघर्ष है और मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार और विषमता ये प्रमुख है। और जहां तक लाइक ब्रॉडर अलायंस की जरूरत है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की, और जो चुनौतियां हैं वो आपने बताई हैं। आपने जो हिंदू बनाम हिंदू की बात कही, डॉक्टर लोहिया का बहुत प्रसिद्ध भाषण है, उनकी प्रसिद्ध किताब है, और उन्होंने इसी बात को जो आपने आखिरी में कहा, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उन्होंने इस सवाल को हाईलाइट किया था कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदू बनाम हिंदू का है। हमको ही अपने भीतर उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, और जो लोग एक तरीके से भटक गए हैं उनको ये जो रास्ता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता, भगत सिंह का रास्ता,